एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। बच्चों, हमने नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, द दिल्ली सुल्तान्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट फ्रॉम गैरिसन टाउन टू द एम्पायर। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। सो फॉर दैट लेट्स सी द स्लाइड्स। From garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate। इनके हम कुछ important terms पढ़ लेंगे। hinterland, the land adjacent to a city or a port that supply it with goods and services। अब आप कहेंगे ये तो मैम ने हमको बुक से रीड करके बता दिया, बट हिंडरलैंड का मतलब होता है वो रिमोट एरियाज और लेस डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ अ कंट्री या बैक कंट्री में। इनको हम कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहें, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति करें। सो दीज वर द हिंडरलैंड्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, तो आपने देखा जैसे मैंने बताया, तो द रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री अवे फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द बैंक ऑफ द मेजर रिवर्स और फ्रॉम द मेन सिटीज। They depend on the nearby ports and the cities for the goods and services. Second is the garrison town, a fortified settlements with soldiers. So जो word garrison है, that means a garrison is a group of soldiers whose task is to guard the town or a building where they live. Garrison का मतलब होता है soldiers, और उनका काम क्या होता है, वो जहाँ रह रहे हैं उसे वो गार्ड करें, उसे सुरक्षा प्रोवाइड करें। सो द बिल्डिंग वेयर द सोल्जर्स लिव इज ऑल्सो कॉल्ड अ गैरिसन, यानी कि जो बिल्डिंग जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उसे भी गैरिसन कहा जाता है। हिंदी में अगर कहूँ तो इसे किलेबंद आवास जहाँ सैनिक रहते हैं। Fortified means made strong or more secure for the protection, यानी ऊंची ऊंची दीवारें बना देना है ना, उसके अंदर का एरिया, जिससे कि अगर कोई अटैक करे तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड रहे। नाउ अर्ली रूल, तो ये समय कब था? इन द अर्ली 13th century. The control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons. तो जो 13th सेंचुरी थी, उसके शुरू के समय में सुल्तान जो थे, जो शासक थे, तो दिल्ली सुल्तान्स थे, वो शायद ही गैरिसन से बाहर निकल करके जो मजबूत किलेबंद शहर थे से पार शायद ही कभी फैला हो। जिसे कह सकते हैं सुल्तान्स ओनली कंट्रोल द हेवली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय द गैरिसन, यानी कि जो उनके सोल्जर्स हैं उनसे जो ऑक्यूपाइड किया हुआ फोर्टिफाइड एरिया था, सिर्फ उसी पे कंट्रोल था। सुल्तान डिड नॉट कंट्रोल हिंडरलैंड्स ऑफ द सिटीज़, वो हिंडरलैंड जो थे उनके ऊपर कंट्रोल उनका नहीं था। The Sultan seldom controlled the hinterlands of the cities and were therefore depends upon trade tributes or the plunder for supplies. अब उनका कंट्रोल हिंडरलैंड पे तो था नहीं, therefore the supplies the Sultan were only dependent on the trade, tribute and plunder. Plunder यानी कि लूटपाट करके जो सामान इकट्ठा किया जाए। अब उससे उन्हें दो प्रॉब्लम भी हो रही थी जो गैरिसन टाउन्स थे। द फर्स्ट इज कंट्रोल करने में उनको प्रॉब्लम थी, यानी कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टिंक्ट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, क्योंकि बंगाल और सिंध जो थे वो दिल्ली से बहुत दूर थे। सेकेंड इज कम्युनिकेशन वाज नॉट वेरी एवॉल्व, इतना आसान नहीं था कम्युनिकेशन, और कोई भी स्मॉल या बिग थिंग, रिबेलियन या वॉर, इवन अ बैड वेदर कुड स्नैप द फ्रेगल कम्युनिकेशन रूट्स। जैसे कि उस समय पर मैं कहूँ तो बहुत सारे छोटी बड़ी रिबेलियन, यानी कि लोगों के बीच में वो हो जाता था, जैसे कि ख़राब मौसम, बगावत। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत, युद्ध,
यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र टूट जाते थे। तो जो सुल्तान होते थे उनको ये सब भी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। सेकंड था इन्वेजन्स, यानी कि शासक को अफ़गानिस्तान से आने वाले जो मंगोल्स थे उनसे और जो उनके गवर्नर्स थे उनके बार बार चुनौती मिलती रहती थी, जो ज़रा सी भी कमज़ोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी कि दे स्टार्ट रेबल अगेंस्ट द सुल्तान्स। ये जो गवर्नर्स थे ये सुल्तान की वीकनेस पता चलते ही रेबल करने लगते थे। मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द अफ़गानिस्तान थे, तो अफ़गानिस्तान से ये जो मंगोल्स थे इनसे भी इनको बार बार चैलेंजेस ये लोग फेस करते थे, क्योंकि उनसे भी इनको बार बार खतरा रहता था, क्योंकि वो भी अटैक करते रहते थे। So the Sultanate barely survived these challenges. इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन कि एक्सपेंशन जो था द सेकेंड टर्म इज अर्ली रूल देख लिया, फिर अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में, हाउ दे डन देयर एक्सपेंशन। सो द कंसोलिडेशन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, कंबाइनिंग और मर्जिंग थिंग्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग ऑफ द दिल्ली सल्तनत एम्पायर हैपन अंडर Ghiyasuddin Balban. So he consolidated the power. Now the further expansion of the Delhi Sultanate happened under Alauddin Khilji and the Muhammad bin Tughlaq. The expansion of the Delhi Sultan can be broadly categorized as two sets. The first set of expansion is along the internal frontiers and the second expansion is along the external frontier, yani that means the border. So the difference between the first and the second set of campaigns अगर मैं कहूँ तो क्या था, the first set जो था जो internal था, that's aim to consolidate the hinterland to the garrison town. The sultans controlled the garrison town earlier. Now they were expanding to the inland areas just next to these garrison towns. यानी कि अब वो क्या कर रहे थे, अपने garrison town के आसपास के एरिया पे भी एक्सपांड करके अपने पावर कर रहे थे। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या था, सेकेंड एम क्या था उनका, एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो वो क्या था एक्सटर्नल फ्रंटियर, तो इसका एम था टू सेंड our military expedition to the distinct places of the subcontinents में भेजना, एंड जैसे कि वो सदर्न इंडिया में स्टार्ट करा था ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज के राज्य के समय में। वो अपना एक्सपांड कर रहे थे किधर की तरफ, सदर्न पार्ट की तरफ, सदर्न इंडिया की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट था जो इंटरनल फ्रंटियर था उसमें क्या किया सुल्तान्स ने, दे हैव जस्ट क्लियर द फॉरेस्ट, उन्होंने जंगलों को कटवाया, साफ कराया। दे वर द नियर द गंगा एंड यमुना डोब रीजन के पास के एरिया के जंगलों को कटवाया, वहाँ से हंटर गैदरर और पेट्रोलिस्ट जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं उन्हें वहाँ से हटा करके वो लैंड जो था वो उन्होंने एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए दिया। यानी कि नाउ देवर दिस लैंड वाज गिवन टू द पीजेंट्स, किसानों को जो खेती करते थे उनको दिया गया खेती करने के लिए। न्यू फॉरेस्ट्रेस garrison towns and towns were established। अब इनको क्यों एस्टैब्लिश किया गया, टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। The second expansion occurred along the external frontiers of the Sultanate। So जैसे कि मैंने अभी बताया, so they were just डेवलपिंग अ फोर्ट्रेसेस। अब ये जो फोर्ट्रेसेस इस्टेब्लिश कर रहे थे इसका कारण क्या था, जब ऊंची ऊंची दरवाज़ें होंगी, किले बने रहेंगे तो उसके अंदर जल्दी अटैक करके अंदर घुसना पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड इज जो मैंने कहा दैट इज़ द एक्सटर्नल फ्रंटियर। सो मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजीज टाइम। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था सदर्न इंडिया में
एक्सपेंडिशन मिलिट्री का एंड एंडेड विद मोहम्मद बिन तुगलक, और ये ख़त्म कब हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। द सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स। दे ऑल्सो कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, वो अपने साथ प्रीशियस मेटल्स भी ले जाते थे। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रीजन, that 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. So by the end of the Muhammad Tughlaq का जब राज्य का एंड आना हुआ, तब तक 150 साल हो चुके थे दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट हुए। सो देयर आर्मीज एंड मार्च्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने बहुत सारे लार्ज पार्ट के ऊपर वो अपना एक्सपैंड कर चुकी थी सब कॉन्टिनेंट में। सो आई थिंक टुडेज टॉपिक इज क्लियर। Thank you class. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. So thank you class for listening me.